हेलो एस्पिरेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्ली आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में। अब ये जो अर्ली आर्यन सिविलाइजेशन है, अगर हम अपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलें तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम पाएंगे, जैसे हमने पेलियोलिथिक के बारे में बात की थी, टूल्स के बारे में बात की थी कि उनके पास स्टोन टूल्स थे, उनके पास प्रिमिटिव स्टोन टूल्स थे, वो किस तरह बेहतर होते गए, किस तरह स्पेशलाइजेशन की तरफ आते गए, और उन्हीं टूल्स के डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होता रहा। इन दोनों की वजह से जब तक हम चालकोलिथिक एरा में आते हैं, हम नियोलिथिक और चालकोलिथिक एरा में जब आते हैं, हमको मिलता है कि जो एग्रीकल्चर है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ रही है नोमैडिक पैस्टरलिज्म की जगह। जहां चरगाहों में लोग चराने जाते थे और हंटिंग गैदरिंग करते थे, उसकी जगह अब लोग धीरे धीरे लैंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। उसका एडवांसमेंट हम देखते हैं चालकोलिथिक एरा के एंड में, जहां पे अब एग्रीकल्चर जो है प्रॉपर सेटल्ड वे में चल रहा है। इस चालकोलिथिक एरा की वजह से अब धीरे धीरे जो फार्मिंग है वो धीरे धीरे वाइड स्प्रेड हो गई है हमारे पूरे उस इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के एरिया में। एंड उसके एडवांसमेंट के साथ जैसे ही ब्रॉन्ज इंट्रोड्यूस होने लग जाता है, हम देखते हैं हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन है वो अब बढ़ के एक ऐसी जगह पे आ गई है जहां पे हम इसको एक अर्बन सेटलमेंट कह सकते हैं। राइट, हमने ये भी देखा इस अर्बन सेटलमेंट में कुछ चीजें बहुत ही यूनिक थी, जैसे उनका यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, उनका यूज ऑफ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हमने देखा किस तरह वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर रहे थे बाकी सिविलाइजेशंस के साथ। हमने ये भी पाया कि इन सिविलाइजेशन का जो बैकबोन था वो था एक सरप्लस एग्रीकल्चर। अब इसी बैकबोन की टूटने की वजह से व्हेन वी सॉ ड्यूरिंग द लेटर हड़प्पन फेज, क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो सिटीज थी ये अबैंडन होने लगी। हमारा जो फेज था अराउंड 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के आसपास, यहां पे जो हम पीक देखते हैं हमारे इंडस सिविलाइजेशन का, वो पीक अब धीरे 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 कम होने लगता है। अब बिकॉज ये पीक कम हो रहा है, इसमें एक जो चीज हमको खटकने लगती है वो ये है कि यहाँ पे अब जो सेटलमेंट्स आएंगे वो किस टाइप की होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड था, द यूजेज ऑफ द लैंड था, वो पॉपुलेशन के चलते, रेनफॉल के कम होने के चलते, अगर आपने लास्ट क्लास देखा है जहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में, वहां पे आपने पाया होगा कि मोस्टली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हमारा प्रॉब्लम था वो मेन प्रॉब्लम उभर के आता है। Why this whole Indus civilization is now disappearing? But इसके डिसअपियरेंस के साथ हम देखते हैं कि एक और कल्चर धीरे धीरे हमारे सेंट्रल एशिया से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आने लगता है। एंड इनको हम नाम देते रहते हैं इंडो आर्यंस। अब इनको इंडो आर्यंस नाम देने का कारण ये था क्योंकि हम देखते हैं इनकी ये जो भाषा बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, जो हमको लिखित चीजें मिल रही हैं इस टाइम पे, वो हमको पहली बार एक ऐसी स्क्रिप्ट में मिल रही है जिसको हम डिसाइफर कर सकते हैं, जो कि है हमारा ऋग्वेद। जिस तरह हमको ऋग्वेद मिल रहा है उसी तरह हमको डिफरेंट कल्चर्स के भी राइटिंग्स मिल रहे हैं। जैसे अवेस्ता है जो ईरानियन राइटिंग है, उसी तरह और भी कल्चर्स के जिनके राइटिंग्स हैं, हम जब इनको कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है अराउंड इस टाइम पे कि इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस थी और ये जो लैंग्वेज डेवलप होकर आ रही है, इसमें सिमिलैरिटीज बहुत है। तो यहाँ पे जब हम ट्रेस करने लगते हैं इन इंडो आर्यंस के आने को, तब हमको पता चलता है कि ये जो एरिया है हमारा, अब वो एरिया धीरे धीरे पॉपुलेट होता जा रहा है इस नए कल्चर से। ये कल्चर धीरे धीरे जैसे अंदर के यहाँ पे इंडिया की तरफ आ रहा है, हमारा जो पुराना कल्चर था दैट इज नाउ रिट्रीटिंग बैक टुवर्ड्स द गंगा एंड यमुना वैली। राइट, तो यहाँ कहा जाता है कि ये जो एरिया था, इस एरिया को सिंताश्ता एरिया कहा जाता था। इस एरिया को उराल माउंटेन्स के पास जो हमारा एरिया है, एंड कहा जाता है जो अर्ली इंडो आर्यंस थे वो इसी एरिया से आए हैं थ्रू आउट दीज एजेस। एंड याद रखिएगा, मैंने बार बार ये बात आपको कही है कि हम जब भी ज्योग्राफिकल टाइम स्केल देखते हैं, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में हम दो चीजें हमेशा देखते हैं, एक टेम्पोरल और एक ज्योग्राफिकल। इसका मतलब यह है कि जिस हिसाब से ज्योग्राफी शिफ्ट हो रही है, जिस हिसाब से ये क्लैंस इधर से इधर आ रहे हैं, उसी हिसाब से उन क्लैंस में कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन क्लैंस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड के साथ हो रहा है। राइट, ये जहां से आ रहे हैं वहां सेटल भी हो रहे हैं, वहां का कल्चर थोड़ा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसको जब हम बाद में सोर्सेज के हिसाब से देखते हैं, हमको एक चेंजिंग ऑफ पॉटरी दिखती है, चेंजिंग ऑफ मटीरियल कल्चर दिखता है, जो इसको हम और डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। बट हमको ये चेंजिंग ऑफ मटीरियल कल्चर दिखता है अलोंग साइड टेक्सचुअल सोर्सेज।
तो अब इस टाइम पे अराउंड दिस एडवेंट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन क्या हो रहा है, पहली बार हमारे पास आज अब इस टाइम पे दो सोर्सेज आ रहे हैं, जो हमारे टेक्सचुअल सोर्सेज थे और जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हमको सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे थे, हमको पता चल रहा था कौन सी चीज कहाँ है, पर हमको ये नहीं पता चल रहा था कि इस चीज के पीछे स्टोरी क्या है। उस स्टोरी को हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो स्पेक्यूलेशन था हमारा। बट पहली बार ड्यूरिंग द वैदिक एज, ड्यूरिंग दिस अर्ली आर्यन एज क्या हो रहा है, हमको रिटन चीजें मिल रही हैं, हमको ऋग्वेद मिल रहा है जो हमारे अर्ली आर्यन एज को सिग्निफाई कर रहा है। एंड इसकी वजह से और इसके साथ जो हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे हैं, इससे हम दोनों चीज को कोरस्पॉन्ड करते हुए पहली बार एक कॉन्क्रीट वे में एक सिविलाइजेशन की ग्रोथ को ट्रेस कर पा रहे हैं। ये चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन केस में भी होगी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट डिसाइफर होगा। आप मान लीजिए आज हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतने सारे स्क्रिप्ट मौजूद हैं, वो जो डिसाइफर हो जाते हैं, हो सकता है हमारे पास जो इंडस सिविलाइजेशन की स्टोरी है वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बन के आएगी, राइट। बट फॉर द टाइम बीइंग वी फॉलो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडो आर्यन एरिया। अब ये जो इंडो आर्यन स्पीकर्स हैं और जो मेरा ईरान वाला एरिया है, इनके बीच में बहुत सारी लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज मिलती हैं हमको, बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज भी मिलती हैं। इनफैक्ट संशस्ता जो हमने अभी देखा था, शिनशास्ता जो एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके कुछ कुछ ऐसे फ्यूनरल प्रैक्टिस है, कुछ कुछ ऐसे रिलीजियस और सैक्रिफाइशियल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे ऋग्वेदिक एरा में भी इस टाइम पे सिमिलर प्रैक्टिसेस एज एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे सिमिलर प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए इस चीज का, इस इंडो आर्यन माइग्रेशन को ट्रेस करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। हम देखते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल मूवमेंट बीइंग डन मेनली इन सर्च ऑफ बेटर पास्चर्स, फर्टाइल लैंड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब बेटर पास्चर्स किस लिए, क्योंकि हमको पता है ये जो इस एरिया के जो लोग हैं, दीज आर नोमैडिक पीपल। ये जो लोग हैं दीज आर पैस्चरल्स। इनके लिए सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो है इनका पैस्चर। क्यों? बिकॉज इनके पास जो एनिमल्स हैं उनको खिलाना पिलाना इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट आगे हम देखेंगे जब हम इस फर्टाइल लैंड की और बात करेंगे आर्यन एज के टाइम पे, हम पाएंगे कि ये जो फर्टाइल लैंड है इसका यूज़ मेनली होता था फॉडर ग्रो करने के लिए। जो हम चारा खिलाना है, अब हमारे जो काउज हैं, हमारे जो बुल्स हैं, इनको जो चारा, हमारे जो हॉर्सेस हैं, इनको जो चारा खिलाना है, मेनली उनके लिए इन फर्टाइल लैंड्स का यूज होता था। मेनली उसके लिए ये बेटर पास्चर्स की तलाश की जाती थी, राइट। हम देखते हैं कि इसमें जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है उसमें लेटर ऑन हम जैसे मूव करते रहते हैं एविडेंसेस के साथ, वी कीप फाइंडिंग द्रविडन एंड मुंडा लैंग्वेजेस के भी कुछ कंसिडरेबल पोर्शन, जिससे हमको मिलता है कि जैसे मैंने बोला टेम्पोरली चल रहे हैं हम। टेम्पोरली चलते हैं तो क्या होता है, कल्चर एब्जॉर्ब होता है, कल्चर फैलता है जैसे जैसे हम डिफरेंट जोग्राफीज में जाते हैं। एंड यहाँ पे हमको ये जो लैंग्वेज एविडेंसेस मिल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ये जो आर्यंस थे वो घुलते मिलते हुए गए हैं राइट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टिल द गंगा यमुना वैली, राइट। नाउ वी सॉ द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिटीज। कहाँ डिक्लाइन ऑफ इंडस सिटीज हुआ, ये भी कहा जाता है कि जब इंडस सिटीज पीक पे थी, हो सकता है उसी टाइम पे, क्योंकि हमको पता है मेसोपोटामिया में वहां पे एक सिविलाइजेशन है, हमको पता है यहाँ पे हमारी इंडस सिविलाइजेशन, और हमको पता है यहाँ पे रेगुलर ट्रेड चल रहा था उस टाइम पे। तो हो सकता है बहुत सारे लोग उस इंडो ईरानियन कल्चर के उस टाइम पे आए हों इंडिया, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और सेटल होना शुरू हो गए हों। दिक्कत ये आती है कि बिकॉज ये लोग सेटलर्स थे, ये लोग माइग्रेंट्स थे, और इनका कोई बहुत ही अलग सा कल्चर नहीं था, शायद इनके कल्चरल चीज़ें इंडस वाली सिविलाइजेशन की कल्चरल चीज़ों से उस टाइम पे ओवरलैप कर गई होंगी, ओवर पावर कर गई होंगी। इसीलिए हमको लगता है कि ये जो इंडो ईरानियंस है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिटीज़ आए हैं, क्योंकि तब हमको उनके एविडेंस ज़्यादा मिलते हैं। बट ये कंप्लीटली पॉसिबल है कि जो इंडो ईरानियंस थे वो उस मेसोपोटामियन इंडस ट्रेड, जो मेसोपोटामिया मेलुहा ट्रेड है, उसी टाइम में धीरे धीरे आके सेटल होना शुरू हो गए वो। एंड इसका जो सबसे बड़ा एविडेंस हम देखेंगे आगे जाके वो ये होगा कि ये जो दासूस या दास्यास मेंशन करता है ऋग्वेदा हमारा, हमको यहाँ पे इसका ये जो दासूस वर्ड है इसका मेंशन कुछ ईरानियन टेक्स्ट में भी मिलता है, जो बेसिकली ये सिग्निफाई करने की कोशिश करता है कि हो सकता है जो हमारी ये जो माइग्रेंट्स है, जो हमारे आर्यन माइग्रेंट्स है, इंडो आर्यन माइग्रेंट्स है, उनसे पहले कुछ उस एरिया से, हमारे इंडो ईरानियन एरिया से वो लोग आए होंगे
जिनको ये दासाज या दासूस कहा जा रहा है, एंड ये हमारे जो ईरानियन, हमारे जो इंडो आर्यन माइग्रेंट्स है वो बाद में आए हैं, और फिर इन दोनों के बीच में क्लैशेस हुई हैं, जिन क्लैशेस के बारे में ऋग्वेदा में लिखा गया है. इट्स सो इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट, राइट? बिकॉज हमको लगता था पहले कि सारी चीजें से ब्लॉक 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 में हुई होंगी. पहले इंडस सिविलाइजेशन आया, फिर इंडस सिविलाइजेशन गिर गया, फिर आर्यन सिविलाइजेशन आया, फिर आर्यन सिविलाइजेशन गिर गया, फिर जनपदाज आए, फिर जनपदा गिर गए. बट ऐसा नहीं है. ये जो डेवलपमेंट है ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, राइट? एंड इस ऑर्गेनिक डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टाइमलाइंस बहुत सारी जगहों पे मैच करेंगे, क्लैश करेंगे. जैसे हम अभी देखेंगे जो इंडो आर्यंस का एडवेंट था, इंडो आर्यंस जब आ रहे थे, इनका जो कल्चर था वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर टू द चालकोलिथिक कल्चर हुआ करता था, राइट? हम ये भी देखेंगे बिकॉज हमने देखा जैसे ही इंडस सिविलाइजेशन गिरने लगता है, उसकी जगह कुछ सस्टेनेबल रूरल सेटलमेंट्स आने लगती हैं जो हमारी चालकोलिथिक एरा से ज्यादा कोरिस्पॉन्ड करती हैं वर्सेस द ब्रॉन्ज एरा. वो अर्बनाइजेशन उनमें कम हो जाता है, राइट? नाउ कमिंग बैक टू दिस, हमारे जो अर्ली इंडो आर्यंस थे उनका हमको जो हम जब उनको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ एविडेंसेस हमको 2000 BC से भी मिलती हैं, कुछ कुछ ऐसे टेक्स्ट में मिलती हैं जो जैसे एक ट्रीटी है बिटवीन हिटिटीज एंड मितानीज इन नॉर्दर्न सीरिया, या इन नॉर्दर्न सीरिया. इस ट्रीटी के टेक्स्ट में भी हमको मेंशन मिलते हैं कुछ ऐसे ऐसे गॉड्स के, जैसे इंदारा, मित्रासिल एंड उरुवनासिल, जिसका हमको एविडेंस मिलता है ऋग्वेदा में भी, जिससे हमको पता चल रहा है कि ये जो कल्चर है ये वो बेसिकली ये हमको टाई अप कर रहा है चीजों से. ऐसा तो नहीं था ना आर्यंस अचानक से उभर के आ गए थे. आर्यंस केम फ्रॉम अ डिस्टेंस, केम फ्रॉम अ प्लेस, एंड इस प्लेस में वो उस कल्चर को लेते हुए आए हैं जिस कल्चर का वो पार्ट शायद उस टाइम पे उस जोग्राफिकल एरिया में पार्ट हुआ करते थे, राइट? देन अनदर थिंग दैट वी फाइंड इज अवेस्ता, विच इज अ ईरानियन लिटरेचर. उसमें भी हमको मेंशंस मिल जाते हैं ऋग्वेदिक टाइम्स के या फिर ऋग्वेदिक कल्चर्स के. Now, these Indo-Aryans, they start appearing around 1500 BCE, and यहाँ से हमको evidences of horse and horse sacrifices मिलते हैं. कहाँ से? ये throughout जो रूट फॉलो होता है हमारा, उस throughout the route, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे वो हमारा स्वात वैली हो ऊपर की तरफ, वहाँ पे हमको horse and horse sacrifices bones मिलने लगते हैं. तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक पूरा कल्चर ट्रैवल होते हुए आ रहा है, वो कल्चर पूरा एसिमुलेट करते हुए इस एरिया में अब आ रहा है, राइट? एंड इसी चीज का एडवेंट हम देखेंगे जब हम लेटर वैदिक एज और फिर उसके बाद जनपदास की बात करेंगे. वहां पे हमको पता चलेगा कि किस तरह ये जो कल्चर था, ये कल्चर आके अब इंटरमिक्स हो गया हमारे सेटल्ड कल्चर के यहाँ से. क्योंकि ये लोग जो थे ये पैस्टोरल थे, ये चराते थे. इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एक जगह से दूसरी जगह जाना था, वो कहीं सेटल नहीं थे, राइट? ये प्रॉपर एग्रीकल्चरिस्ट तो थे नहीं. बट जैसे ही वो प्रॉपर एग्रीकल्चरिज्म आने लगेगा, इनका कल्चर भी चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, राइट? नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड हियर इज दैट एक मेंशन है ऋग्वेदा में बार बार सप्त सिंधु का. सप्त सिंधु इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ द रिवर्स व्हिच वर हियर अराउंड दिस एरिया. आपको इन रिवर्स के नाम को याद करने की या जानने की जरूरत नहीं है. आपको बस ये जानना है कि सप्त सिंधु वो एरिया था जो ऋग्वेदा में मेंशन किया जाता है, जहां पे बोला जाता है कि जो हमारे अर्ली वैदिक लोग थे वो सेटल हुए थे पहली बार. अब यहाँ पे ये जो मेंशन ऑफ दासास जो मैं आपको बता रहा था, ये दासास या दास्यूस, इनको कहा जाता है कि ये लोग पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे. एंड ये लोग पहले से ही यहाँ कैसे मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि जैसे हमने बात की, हो सकता है ये मेसोपोटामियन जो हमारा पीक ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हो, या फिर अराउंड दैट 2000 BCE, अराउंड द 2000 BCE वो लोग इस टाइम पे आने लगे. नाउ अनदर थिंग दैट वी नोटिस इज, जब हम ईरानियन टेक्स्ट पढ़ते हैं वहां पे ये मेंशन किया जाता है द हाई. ये जो वर्ड है ये दासा को कोरिस्पॉन्ड करता है, जो बेसिकली हमको दिखाता है कि शायद ये वो लोग थे जो आर्यन से पहले भी यहां माइग्रेट होके आए हैं. देन वी टॉक अबाउट द सर्जना एज इन द बैटल ऑफ द 10 किंग्स. अब बैटल ऑफ द 10 किंग्स बहुत जगह पे मेंशन किया गया है. बैटल ऑफ द 10 किंग्स आप जब पढ़ोगे इस अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, ये एक टर्म है जो आपको मिल जाएगा जो बेसिकली दर्शाता है कि जो वहां से क्लैन्स आए थे. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्लैन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी इन अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लिए. तो वो जो क्लैन आए थे उनका बैटल हुआ था यहाँ पे जो पहले लोग थे उनके साथ. एंड इनमें से 2 क्लैन्स ऐसे थे जो बहुत ही
ज्यादा बार मेंशन किए गए थे, जिनका डोमिनेंस दिखाया जाता है बिकॉज उनका नाम बार बार आता है। एक था भरत क्लैन और एक था पुरुष क्लैन या पुरुष क्लैन। एंड इनका जो बैटल हुआ था वो हुआ था पुरुषिनी के पास, विच इज सपोज टू बी आर रिवर रावी। So the Bharat kings fought against the 10 kings amongst the Purus, which were the dominant ones. Then we also find mention of Himwant and different rivers, जैसे मैंने आपको बात की। तो पहली बार क्या हो रहा है, हमको सिर्फ वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, हमको टेक्सचुअल एविडेंस मिल रहे हैं कि हिमवंत जो हमारे पहाड़ है उसका मेंशन किया जा रहा है, जो हमारे डिफरेंट रिवर्स है उसका मेंशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमको पता चल रहा है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के सेटलर्स थे वो किन किन एरियाओं में एग्जैक्टली सेटल किए होंगे, राइट। देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया था कि हम किस हिसाब से जा रहे हैं थ्रू द क्रोनोलॉजी। तो हमारी जो अर्ली वैदिक एज की जो क्रोनोलॉजी है वो फॉलो क्या करती है, वो फॉलो करती है एक पैस्चुरल एरिया को, एक पैस्चुरल कल्चर को, जो धीरे धीरे एक सेटल्ड कल्चर की तरफ जाने लगता है। एंड ये इसकी तरफ जाने के जो एविडेंसेस हैं वो हमको ऋग्वेदा में मिलते हैं, आगे जाके हमको यजुर्वेद, समावेद, अथर्ववेद इनमें मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमको एक चेंज ऑफ कल्चर दिखता है जो कि हमारे इंडस सिविलाइजेशन के आसपास भी नहीं है। इंडस सिविलाइजेशन में किसी प्रॉपर गॉड का मेंशन नहीं है, किसी सैक्रिफाइशियल रिचुअल का मेंशन नहीं है। तो ये जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं इनका कोई मेंशन नहीं है, जबकि ये जो हमारा अर्ली वैदिक या फिर लेटर वैदिक कल्चर है वो पूरा ही इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारी वहां पे मिल जाती है इंडस सिविलाइजेशन में, बट वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड ऑक्यूपेशन। एक वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। एंड इस वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस की होने की वजह से हमको पता चलता है कि अब जो सोसाइटी है वो और भी धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है। सो उस सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर आ रहा है, एक हायरार्की आ रहा है। और जैसे ही हायरार्की आता है हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि अगर हायरार्की है इसका मतलब कोई टॉप पे है, राइट। कोई पर्सन ऐसा है जो टॉप पे है, और अगर वो हायरार्की रिपीट होती जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि मोनार्की एस्टैब्लिश हो रही है, राइट। एंड जैसे ही एक मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाएगी हमको क्या पता चलेगा, एक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसमें अब जो सेटलमेंट्स होंगे अब वो छोटे छोटे सेटलमेंट्स ना होकर कलेक्टिव ऑफ सेटलमेंट्स बनेंगे, कलेक्टिव्स ऑफ विलेजेस बनेंगे, कलेक्टिव्स ऑफ बिगर विलेजेस विश बनेंगे, कलेक्टिव्स ऑफ जन बनेंगे, और फिर वो कलेक्टिव बनते एक राज्य बन जाएगा जिसका जो मेन राजा होगा वो उसको राजन बोलेंगे, या किंगशिप, जो हमारी मोनार्कियल किंगशिप आ जाएगी वहां पे। सो ये सारी चीज हमको क्यों मिल रही है, बिकॉज हमको ऋग्वेदा में इनके एविडेंसेस मिल रहे हैं। ऋग्वेदा में मंत्र है, ऋग्वेदा में हमारे डिफरेंट रिचुअल्स हैं, बट जो सबसे मेन चीज हमको मिल रही है ऋग्वेदा से वो है एक आइडेंटिटी ऑफ अ कल्चर दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, जो कि इस पॉइंट से पहले हमको कहीं पे भी नहीं मिली है, जो हम डिसाइफर नहीं कर पाए, बट वो अब यहाँ पे प्रॉपरली मिली है, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं दैट जो कुल है या फैमिली है दैट बिकम्स द मेन यूनिट, एंड यूजुअली द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली वॉज नोन एज गृहपति। उनको गृहपति कहा जाता था और उनको मेन हेड कहा जाता था उस फैमिली का, राइट। इसी तरह डिफरेंट फैमिलीज को मिला के हमारा विश बनता था, विश से डिफरेंट विश को मिला के हमारा जन बनता था, और फिर उससे आगे जाके राष्ट्र बनता था। सो दिस इज शोइंग मी दैट कलेक्टिव पीपल आर कमिंग कलेक्टिवली, वो लोग एक साथ आ रहे हैं, वो एक कॉमन आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं। और ये कॉमन आइडेंटिटी किस हिसाब से फॉर्म हो रही है, ये कॉमन आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है किनशिप से, ब्लड रिलेशन से, एक क्लैन से, कि आप और मैं एक ही जगह को एक ही समुदाय को बिलोंग करते हैं। बिकॉज इस टाइम पे ब्लड रिलेशंस आर मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एज ए कलेक्टिव एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो जो चीज कांस्टेंट रह रही है वो है आप और आपके चारों तरफ के लोग। एंड इसीलिए बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हो, आपकी लैंड के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तो यहां पे हमको एक बहुत टिपिकल चीज जो मिलती है वो ये है कि लोगों के पास जो आइडेंटिटी है वो एक क्लैन आइडेंटिटी है, वो एक लैंड आइडेंटिटी नहीं है। सो जो हमारा जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी है कि मैं इस एरिया को बिलोंग करता हूं, ये अभी तक नहीं आया है। एंड इस चीज को दिमाग में रखिएगा, बिकॉज ये चीज आगे जब आएगी तब धीरे धीरे हमारे पास जो सेटलमेंट्स है वो एक सेटल्ड सेटलमेंट्स बन जाएंगे, वो सेटल्ड कल्चर और सेटल्ड एम्पायर की तरह धीरे धीरे बनने लगेंगे, क्योंकि तब वो टेरिटोरियल आइडेंटिटी में चेंज हो जाएंगे।
अभी जो है वो सिर्फ क्लैन आइडेंटिटीज है। हमने बात की जो किंगशिप है या राजन है, ही बिकेम हेरिडेटरी आफ्टर अ पॉइंट। एंड यहां पे हम पहली बार हमको दिखता है जो पेट्रियार्की है, वो पेट्रियार्की बिकम्स अ नॉर्म, राइट। हम एक और चीज पाते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बोला कि जन का जो जन है या क्लैंस है, इसकी बात बहुत बार की गई है, बट जनपदा या जनपाड़ा की बात कम की गई है। कि एक तो अर्ली टेक्स्ट में बात ही नहीं की गई है, जनपदास का कोई मेंशन ही नहीं मिलता है, विच टेल्स मी दैट यहाँ पे टेरिटोरियल रिकॉग्निशन अभी तक नहीं आया है, राइट। देन वी ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट कि ये लोग, इनका जो ऑक्यूपेशन था, जो लाइफस्टाइल था, वो कैसा था। हम देखते हैं कि ये लोग हॉर्सबैक्स में आए थे, इनके पास चैरियट्स थे और इनके पास टूल्स बनाने की बहुत सारी नॉलेज थी। इनके पास पहली बार हमको स्पोक्ड व्हील्स मिलते हैं, सॉलिड व्हील्स की जगह। स्पोक्ड व्हील्स थोड़े हल्के होते हैं, बनाने में इजी होते हैं, कैरी करने में इजी होते हैं, रिपेयर करने में इजी होंगे, राइट। हमको एविडेंसेस ऑफ प्लाव भी मिलता है इनके पास से, बट यूजुअली इनके पास जो प्लाव था वो वुडन प्लाव था। वुडन प्लाव का डायरेक्ट एविडेंस मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट बाई द वे ऑफ देम इरिगेटिंग अ प्लेस और ट्राइंग टू ग्रो थिंग्स इन अ प्लेस, हमको पता चलता है कि ये लोग प्लाव का यूज करते होंगे, हल का यूज करते होंगे। बट ये जो यूज होता था वो मोस्टली होता था फॉडर ग्रो करने के लिए, चारा ग्रो करने के लिए। तो ये डायरेक्टली जो फूड फॉर कंजम्पशन था वो नहीं ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे। इनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो पैस्टोरलिज्म था। तो ये चराना चाहते थे और इनके लिए इसीलिए काउज एंड बुल्स का महत्व बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट इनके बीच में जो लड़ाइयां भी होती थी वो होती थी गविस्थी के लिए, विच इज इन सर्च फॉर काउज। काउज को और वुमेन को, इनको माना जाता था मच अ प्राइज्ड पोजेशन। इस टाइम पे कभी भी लैंड की बात नहीं करी गई है कि लैंड के लिए फाइट हुआ हो। फाइट होता था काउज और काउज की पोजेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑल्सो बिकेम कॉमन, बट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ सस्टेन्ड ट्रेड एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग इवन तो कॉपर से और ब्रॉन्ज से टूल्स बनाना जानते थे, बट वो जितने भी टूल्स थे वो सेल्फ सस्टेनेंस के लिए यूज हो रहे थे। उन टूल्स का इस्तेमाल ट्रेड के लिए नहीं हो रहा था। तो इससे हमको इनके कल्चर के बारे में बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं। हमको पता चलता है कि अगर इनका जो ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर अगर फूड कंजम्पशन के लिए नहीं है, जो टूल्स बना रहे हैं वो अगर ट्रेड के लिए नहीं है, तो ये सिर्फ एक सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड सोसाइटी है जो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ रिसोर्सेज के लिए ट्रैवल कर रही है, राइट। इतना हम इन्फर कर सकते हैं इन सब चीजों से। फिर हम इन्फर करते हैं ऋग्वेदा के थ्रू कि अब ऑक्यूपेशनल डिवीजन बनने लगा है। देखिए, वर्ण जो वर्ड है उसका जो मूल तात्पर्य है वो है कलर, बट यहां पे इनिशियली हम पाते हैं कि जो वर्ण डिवीजन था वो सिर्फ 3 डिविजन्स में बटा हुआ था। जो लोग लड़ते थे, जो लोग पूजा पाठ करते थे और जो लोग बाकी इन दोनों चीजों को सपोर्ट करते थे। जो 4th डिवीजन है शूद्रास का, वो बाद में ऐड हुआ है हमारे 10th मंडला में, जहां पे हमें पता है जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर इसकी बात करी गई है। बट यहां पे जो डिवीजन ऑफ जो डिवीजन था, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था, वो बेस्ड ऑन स्किल था। मतलब वहां पे अगर आप एक वॉरियर का काम कर सकते हो तो आपको क्षत्रिय बोला जाएगा, आप एक पंडित का काम कर सकते हो तो आपको एक ब्राह्मण बोला जाएगा। वहां पे ये अभी तक हेरिडेटरी नहीं बना था, ये बाय बर्थ नहीं आया था। बट ये सिर्फ अर्ली ऋग्वेदिक की बात हो रही है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज की। ये अभी भी हम अर्ली ऋग्वेदिक फेज में ही हैं, बात अर्ली ऋग्वेदिक फेज की ही कर रहे हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की। हम देखते हैं बिकॉज ये लोग काउ से इतना इनका लगाव था, तो ये लोग, इनका जो यूज फॉर काउ था वो पूरा एकदम फुल यूज ऑफ काउज था। वो ये था कि ये लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। इनमें इनफैक्ट हमको मेंशन भी मिला है मिल्क मेड एंड कुक्ड विद राइस। जो आज हमारा पायसम बनता है या खीर बनती है, उसके भी हमको कुछ कुछ अवशेष इस साइड मिल रहे हैं। बट इससे एक और चीज मिलती है कि इवन दो दीज पीपल और मीट ईटर्स, ये लोग मीट खाते थे एनिमल्स का, फिश का, डिफरेंट बर्ड्स का, बट यहाँ पे काऊ की हत्या करना अब बंद कर दिया गया था। उसको अघन्य कहा जाता था, दैट यू शुडंट बी किलिंग अ काऊ। एंड इनफैक्ट इसके लिए पनिशमेंट्स भी मेंशन किए गए हैं। बट हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे ये जो अर्ली आर्यंस थे, इनके बीच में कोई एक प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। इनके पास कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके अंडर किसी को जस्टिस दिलाया जाएगा या किसी को पनिशमेंट दी जाएगी। 2 पनिशमेंट की बात की गई है ऋग्वेदा में।
यहाँ पर हमको ये भी मिलता है कि म्यूजिक, डांसिंग, गैम्बलिंग, चैरिट रेसिंग, वो सारी बहुत सारी कॉमन चीजें थी एंटरटेनमेंट के लिए। सो इससे हमको पता चल रहा है जो सोसाइटी वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा घुल मिल के रहती है। अब पॉलिटी में हम देखते हैं, जैसे हमने राजन की बात की, राजन हुआ सपोज टू बी द हेरिडिटरी लीडर, बट इस राजन का जो रूल था वो एक डिक्टेटरशिप नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमको पहली बार मिलता है कि एक सभा या समिति या विधाता या गण इनकी मेंशन किए गए हैं, विच वर बेसिकली असेंबलीज टू चेक द राजन। तो ये जो मोनार्की थी, हो सकता है ये एक इलेक्टोरल मोनार्की हो सकता है कि ये जो ट्राइबल असेंबलीज है हमारी वो रूल करती हो ऑन द डिसीजन ऑफ राजन, और जज करती हो राजन को कि ये कितने सूटेबली हमारे क्लैन को, हमारे विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां की पॉलिटी को हम देख सकते हैं कि वो जो राजन था वो रिस्पॉन्सिबल था टुवर्ड्स हिज पीपल। नाउ दिस कैन बी सेड एज एन अर्ली, वेरी वेरी अर्ली फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि यहां पे द पर्सन हु इज रूलिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू एन असेंबली। एग्जैक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, बट हाँ मेंशंस ऑफ एन इलेक्टोरल मोनार्की है कहीं कहीं जगहों पे। हमको एविडेंसेस भी इस हिसाब से मिले हैं जहां पे हमको पता चल रहा है कि ये जो राजन था वो वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ट्राइबल असेंबली। अब इन असेंबलीज में विमेन का दर्जा भी दिया गया था। विमेन कुड ऑल्सो टॉक, टेक एंड पार्टिसिपेट इनसाइड दीज असेंबलीज। एंड देन द किंग वाज सपोज्ड टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज। और रिलीजियस ड्यूटीज कौन परफॉर्म करवा रहा है? जो ब्राह्मण थे। हम आगे जाकर के देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, आर्यंकास हैं, वहां पे किस तरह बताया गया है। यजुर्वेद में भी देखेंगे किस तरह बताया गया कि जो सैक्रिफाइसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? टू प्लीज गॉड। बिकॉज आप जितना गॉड को प्लीज करोगे आपको उतने रिसोर्सेज दिए जाएंगे। तो ये धारणा अब बन चुकी है, एक प्रोटो रिलीजन मेरा आ चुका है जहां पे दीज गॉड्स आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये गॉड्स मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। उसी वजह से पुरोहित खुद द कम्युनिकेटर टू गॉड, जो गॉड से बात करवा रहे हैं राजा की या फिर लोगों की गॉड से, ही बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे मेंशन किया गया है दो डिफरेंट पुरोहित का, वशिष्ठ और विश्वामित्र का। वशिष्ठ को कहा जाता है थोड़ा कंजर्वेटिव, विश्वामित्र को लिबरल कहा जाता है। आप मुझे एक बार बताइएगा कमेंट्स में कि गायत्री मंत्र जिसकी हम बात करते हैं वो किस प्रीस्ट ने हमको दिया था और वो किस मंडला में मेंशन किया गया है, राइट? Now moving forward, we also talk about we also hear mentions of सेनानी and ग्रामिणी। सेनानी को कहा जाता है ये शायद जो हमारे जो राजा थे उनके सेनापति हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम पे हमारे पास राजा की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। ये ट्राइब्स हैं, ये क्लैंस हैं, वो एक साथ मिलके लड़ते थे। चांसेस ये भी है कि शायद राजा खुद लड़ते होंगे इन क्लैंस के साथ, बट उनके पास अपना एक राइट हैंड मैन होता था और उसको सेनानी कहा जाता था। उसी तरह उनके पास ग्रामीणी होता था जो बेसिकली डिफरेंट विलेजेस के हेड होते थे, राइट? बट यहाँ पे कोई सस्टेन्ड आर्मी नहीं थी, सारी की सारी ट्राइबल मिलिशिया के हिसाब से काम करती थी। एंड बिकॉज यहाँ पे कोई सस्टेन्ड मेरा कोई सस्टेन्ड सिस्टम नहीं था, हमको यहाँ पे टैक्सेशन की भी चीजें नहीं मिलती हैं। दो हमको यहाँ पे मेंशन मिलता है बाली का, जिसको कहा जाता है वॉलंटरी ऑफरिंग्स टू द चीफ्स। ये बाली जो है एक वॉलंटरी ऑफरिंग की तरह दिखता है, बट प्रॉपर मेंशन ऑफ टैक्सेशन कहीं नहीं है कि यहाँ पे आपको, अगर आप हमारे साथ रह रहे हो या हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, जस्टिस का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्राइम्स थोड़े प्रिविलेंट होंगे, जो कि हमारा स्पेक्यूलेशन है, राइट? अब ये भी था कि किंग डिड नॉट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। वी ऑल्सो सी दैट मेंशन ऑफ चिल्ड्रन बहुत जगहों पे है, मेंशन ऑफ सन बहुत जगहों पे है, बट मेंशन ऑफ डॉटर्स नहीं है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन आते हुए हमको दिखता है। जब हम प्राइजेस की बात करते हैं वहां पे विमेन की बात की जाती है, काउस की बात की जाती है। तो स्लोली हम देखेंगे धीरे धीरे जिस हिसाब से हम अर्ली ऋग्वेदा से लेटर ऋग्वेदा की तरफ जाएंगे, जो स्टेटस ऑफ वुमन है वो किस तरह से चेंज होता है। बिकॉज अराउंड दिस एज विडो मैरिज की भी बात की, रीमैरिज की भी बात करी गई है एंड लिवरेट की भी बात की है। लिवरेट बेसिकली क्या होता है, जो अगर मान लीजिए देयर आर टू ब्रदर्स एंड वन ब्रदर इज मैरिड टू अ वाइफ एंड दैट ब्रदर डाइज, देन जो दूसरा ब्रदर है ही हैज टू मैरी द विडो, उसको लिवरेट कहा जाता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में विडो रीमैरिज का भी और लिवरेट का भी। एंड चाइल्ड मैरिजेस का कोई मेंशन नहीं है। तो यूजुअली कहा जाता है कि ऋग्वेदिक टाइम्स पे जो मैरिजेस होते होंगे वो अराउंड 16-17 ईयर्स के होते होंगे, बट वो इसीलिए है बिकॉज हमको कोई एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज नहीं मिला है।
अच्छा, हम यहाँ पे और भी बात कर रहे थे हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में कि जो लैंड है, हमारे पास लैंड के ऊपर किसी का ओनरशिप नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे टाइम जाता जाता है और धीरे धीरे जब हम लेटर वैदिक एज की तरफ जा रहे हैं, हमको मेंशन मिलता है एक व्रजपति का। व्रजपति को कहा जाता है ही इज अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी ओवर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड्स एंड पास्टोरल ग्राउंड्स। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अराउंड अब लेटर वैदिक एज जैसे जैसे आता जा रहा है, शायद कुछ लोग ऐसे भी आते जा रहे हैं जो एक लैंड के ऊपर ओनरशिप दिखा रहे हैं कि ये लैंड मेरा है। जैसे ही लैंड के ऊपर ओनरशिप दिखाते हैं तब क्या होता है, उस लैंड के अराउंड सेटल होते हैं। जब वो लैंड के अराउंड सेटल होते हैं तो क्या होता है, आपकी सेटलमेंट धीरे धीरे थ्रू जनरेशन इंक्रीज करती है। थ्रू जनरेशन जब सेटलमेंट इंक्रीज करती है एक जगह पे, वो क्या बन जाती है, वो एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी बन जाती है कि ये सेटलमेंट इस जगह को कोरिस्पॉन्ड करता है। इन यही चीज हम धीरे धीरे देखेंगे किस हिसाब से, बिकॉज नाउ अटैचमेंट टू द लैंड स्टार्ट्स हैपनिंग, वी सी सेटलमेंट्स सेटलिंग डाउन, बिकमिंग बिगर, एंड बड़े बनते 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 वो बड़ी बड़ी प्रजाएं बन जाएंगी, बड़े बड़े राष्ट्र बन जाएंगे। अब वो बार बार मूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, अब वो सेटल होकर एक जगह स्प्रेड होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। एंड इस चीज को हम और अच्छे से देखेंगे जब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जो अर्ली स्टेट्स होगा आफ्टर द वैदिक फेज। ये जो बहुत सारे क्लैंस हैं वो एक साथ मिल के आगे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ जन बन जाएंगे, फिर वो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ जन महाजनपदा बन जाएंगे, एंड वहां महाजनपदा से एक एम्पायर उभर के आएगा। तो हम किस तरह से, आप देख रहे हैं हम किस तरह से मैप के हिसाब से ट्रेस करते हुए जा रहे हैं पूरी चीज को, विद द मैप, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमलाइन। हमको पता चल रहा है कि ये सारी चीजें कैसे डेवलप कर रही है। सो दिस इज आवर अर्ली वैदिक एज। अगली क्लास में हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में, कि ये लोग रिलीजन के बारे में क्या सोचते थे, ये लोग गॉड्स के बारे में क्या सोचते थे, एंड वहां से हम देखेंगे जो हमारा लेटर वैदिक फेज है वो कैसे आता है, एंड फाइनली वहां पे हम कंक्लूड करेंगे गोइंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। सो आप ये क्लास देख रहे थे हमारे इस मैड ओवर मैप्स के प्लेटफॉर्म पे, विच इज गिवन टू यू बाय अन अकेडमी। And if you want to join and if you want to now start accessing the PDFs will start getting uploaded। PDFs को अपलोड कर दिया जाएगा मेरे चैनल पे भी। आपको मैड ओवर मैप्स का भी चैनल का लिंक दे दिया जाएगा नीचे, जिसके थ्रू आपको PDFs मिलेगा। PDFs अब धीरे धीरे वीडियोस के नीचे भी डाली जाएंगी, जिससे आपके लिए इस PDFs को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा यही रिक्वेस्ट रही है, इन वीडियोस को देखिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, वीडियोस के नोट्स खुद बनाइए, एंड फिर बाद में इन वीडियोस को आप अगर कोरिलेट करेंगे अपने नोट्स के साथ और जो पीडीएफ्स मिलेंगे अपने नोट्स के साथ, तो क्या होगा, आपकी अपनी एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपका एक यूनिक तरीका बनेगा चीजों को इंटरप्रेट करने का और लिखने का। एंड इसकी वजह से जब आप आंसर्स देंगे, आपके मेंस के जब आंसर्स देंगे, आपके आंसर्स अपने आप ही बेहद यूनिक होकर निकल के आएंगे, राइट। नाउ you can also access our ultimate batch which is now being started from October 20th। इस बैच में आप, ये बाइलिंगुअल बैच होगा जहां पे आपकी फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी फॉर 2023। एंड यहां पे अब आपका जो अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर है, हमारा अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर अब जल्दी खत्म होने वाला है ऑन द 19th of October। फॉर दिस यू कैन यूज माई कोड अर्नब, एंड वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू विच इज हमारा जो 9 months का जो GS कोर्स है वो अब शुरू हो गया है हमारा, जिसकी एनरोलमेंट अब स्टार्ट हो गई है फॉर हाफ द प्राइस, फॉर 45,000 रुपीज ओनली, which is going to start, which is valid till 24th of October। You can use my code, you can call this number and get this। आपकी full preparation होगी for your UPSC prelims 2023। We are also providing you CSAT guidance just for 9,000 rupees from October 24th। You can use my code and join this। ना आपको पता होगा यूपीएससी हमारा जो अनअकैडमी ऐप में वहां पे कंपीट शुरू हो चुका है, जहां पे आप अपने ही फ्रेंड्स के साथ कंपीट कर सकते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स अराउंड। ये है आपका जो मॉक टेस्ट होता है उसका एडवांस वर्जन, राइट, बिकॉज यू कैन नाउ कंपीट, यू कैन ऑल्सो विन प्राइजेस राइट थ्रू द ऐप। सो आई रियली होप यू यूज दिस टू एनहांस योर प्रिपरेशन। हमारा जो चैंपियनशिप है वो भी अब आने वाला है November 13th को, which is going to be 50 MCQs in 60 minutes। You can use my code to enroll and you'll get all the scholarships। अगर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छे से चल रही है, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही है, तो it's going to be amazing। सिमिलरली हमारा जो अल्ट्रा कॉम्बैट है, अल्ट्रा कॉम्बैट भी शुरू होने वाला है हमारा 22 अक्टूबर को। यू कैन यूज माई कोड, एनरोल, हमारा सेम सिस्टम रहेगा, 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स, एंड द प्राइजेस आर गलोर।
एंड देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, राइट? आई कीप मेंशनिंग दिस, एग्जामिनेशन आपके लिए क्या है? एक सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग है। तो इन चीज़ों में आपके लिए पार्टिसिपेट करना इज नथिंग बट जस्ट टेस्टिंग योरसेल्फ कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना और पढ़ना है। So don't take it as anything else. And इसीलिए we also have the mains test series and options test series which are going to be started for you. You can use my code Arnav for this. And then we are also starting your last mile interview guidance for the 2020 candidates. So definitely fill up your forms here, right here, and you're going to have an expert panel of bureaucrats, of top educators and professors to help you guide through the interview process completely. So now I thank you for joining me for this early हमारी जो understanding of early Vedic classes हैं. And I would like to mention this class that has been happening in the main channel of Unacademy, जहाँ पे a complete timeline of history has been created in one video. That video has been taken by me. तो आप देखेंगे वहाँ पे तो आपको एक complete timeline of ancient to medieval और फिर medieval to modern मिल जाएगा. So I really hope आप ये टाइमलाइंस को अंडरस्टैंड कीजिए, मैप्स को अंडरस्टैंड कीजिए और इसी तरह अपने प्रिपरेशन को एनहांस करते रहिए. थैंक यू सो मच.